हेलो मित्रों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत आखिरी यूनिट और पांचवी यूनिट का अध्ययन करेंगे। आखिरी यूनिट कौन सी है? जिसका नाम है प्रकरण अध्ययन। हिंदी में से प्रकरण अध्ययन कहा जाता है और अंग्रेजी में से केस स्टडी कहा जाता है। अब देखिएगा, आपने विगत वर्षों का आदि प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया होगा, तो केस स्टडी कई प्रकार की होती है ना। केस में आपको क्या दे दिया जाता है? एक प्रकरण दे दिया जाता है जिस पर उसका अध्ययन करने के लिए आपको कहा जाता है। यदि हम पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस में, जो कि 2014 से 2019 तक लागू था, उसमें भी यह अस्तित्व में था। लेकिन केस स्टडी जीएस में भी पूछी जाती थी, जिसके अंतर्गत आपको एक घटना दे दी जाती थी, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी दे दी गई या कुछ भी दे दिया गया, तो उस पर आपकी राय मांगी जाती थी। तो कोई भी प्रकरण अध्ययन हो, उसमें आपको क्या दिया जाता है? एक प्रकरण दिया जाता है और प्रकरण के आधार पर अपनी राय मांगी जाती है। लेकिन यदि हम प्रकरण अध्ययन या इकाई 5 की बात करें तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पुराने प्रश्न पत्रों की बात करें तो पुराने प्रश्न पत्रों में तो सबसे ज्यादा नंबर या अंक की बात करें तो यहीं से पूछे जाते थे। 65 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाते थे। दो केस स्टडियां आती थी, एक 35 नंबर की और एक 30 नंबर की। 35 नंबर की केस स्टडी में 5 प्रश्न पूछे जाते थे 7-7 नंबर के, और जो 30 नंबर की केस स्टडी होती थी, प्रकरण अध्ययन होता था, उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते थे 10-10 अंकों के। शब्द सीमा का कोई निर्धारण नहीं था, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता था। तो प्रकरण अध्ययन उस समय बहुत ही कठिन विषय के रूप में सामने आता था कि आखिर इसे लिखा कैसे जाए। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने एक प्रकरण रख दिया जाता है तो वह प्रकरण पढ़ने में आपको ऐसा लगता है कि यह जीएस का प्रश्न है, और जब आप उसके ऑप्शन में जाते हैं, जब आप उसमें जो प्रश्न दिए रहते हैं, जब आप उन प्रश्नों पर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अनसीन पैसेज का प्रश्न है, इसके आंसर तो सीधे सीधे प्रकरण में दिए हुए हैं। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि जब 10 अंक में वह प्रश्न पूछा गया है तो कम से कम 150 से 200 शब्दों में तो आपको उसका आंसर लिखना ही लिखना है। लेकिन आप जब प्रकरण में देखेंगे तो आपको अधिक से अधिक 20 या 30 शब्दों में उसका आंसर लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या यह अनसीन पैसेज है? नहीं, यह अनसीन पैसेज नहीं है। तो इस तरीके से बहुत कठिन हो जाता है प्रकरण अध्ययन को समझना और प्रकरण अध्ययन को लिखना। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेंस लिखे हुए हैं, उनको एवरेज मार्किंग ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वह जीएस या अनसीन पैसेज का प्रश्न समझकर या अपने मन से ही इसमें कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें प्रकरण अध्ययन में बहुत अच्छे अंक मिल पाते हैं, और वो इसलिए भी होता है क्योंकि प्रकरण अध्ययन का जो प्रश्न होता है वह प्रश्न पत्र के सबसे आखिरी में दिया रहता है। और जब व्यक्ति 3 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न इस तरीके से लिखते हुए जाएगा, और वहां तक जाते जाते उसके पास एक तो समय की कमी हो जाएगी, दूसरा उसका मन भी थक जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या तो यह होती है कि उसको प्रकरण अध्ययन लिखना ही नहीं आता कि वास्तव में प्रकरण अध्ययन किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। तो केस स्टडी बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जिन लोगों को यह लिखना आ गया उनके लिए बहुत सरल है, और जिन लोगों को लिखना नहीं आया उनके लिए बहुत कठिन है। और केस स्टडी ऐसी होती है जिसके विषय में बहुत कम टीचर आपको बता पाएंगे कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि यदि आप यूपीएससी की बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, तो वहां पर जो केस स्टडी पूछी जाती है वह मूल रूप से नीति शास्त्र पर आधारित होती है। लेकिन जो एमपीपीएससी में केस स्टडी पूछी जाती है वह पाठ्यक्रम के आधार पर तो होती है, लेकिन उसका झुकाव किसी न किसी टॉपिक में होता है। मान लीजिए उसका झुकाव या तो भ्रष्टाचार वाले टॉपिक पे ज्यादा हो जाएगा, या फिर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको व्यक्त कर दिया जाएगा और नैतिक मूल्यों में टकराहट की बात कर दी जाएगी, तो उसका जो झुकाव है वो मनोविज्ञान की तरफ हो जाएगा। और कभी कभी इसका झुकाव दर्शन शास्त्र की ओर भी हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक रणनीति को समझना होगा कि आखिर इस प्रकरण अध्ययन को या केस स्टडी को सॉल्व किया कैसे जाता है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर प्रकरण अध्ययन होता क्या है, केस स्टडी क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे 5वीं यूनिट में इसलिए रखा गया है ताकि आप शुरू की जो 4 यूनिट हैं, जिसके अंतर्गत आपको दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करना है, दार्शनिकों का भी अध्ययन करना है, समाज सुधारकों का भी अध्ययन करना है, उसके बाद आपको मनोवृत्ति का अध्ययन करना है, संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन करना है, अभिरुचि का अध्ययन करना है,
प्रशासनिक योग्यताएं और प्रशासन के क्या दायित्व होते हैं, इनका अध्ययन करना है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। जब आप इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं, उसे आत्मसात कर लेते हैं, उसके बाद आपसे कहा जाता है कि अब आपके सामने हम एक प्रकरण को रखेंगे, उस प्रकरण के आप उत्तर इन्हीं टॉपिकों के आधार पर दीजिएगा। आपके मन से कुछ नहीं लिखना आपको। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें कि प्रकरण अध्ययन होता क्या है, तो प्रकरण अध्ययन में लिखा हुआ है कि प्रकरण अध्ययन पाठ्यक्रम का व्यवहारिक प्रयोग या अभ्यास होता है। किसका होता है? पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम में क्या क्या है? तो आप यदि बात करें प्रश्न पत्र की, तो प्रश्न पत्रों में 3 शब्द आपको दिखाई देते हैं इसके नाम के रूप में। एक क्या लिखा रहता है? एक लिखा रहता है दर्शन शास्त्र, दूसरा लिखा रहता है मनोविज्ञान, और तीसरा शब्द क्या लिखा रहता है? लोक प्रशासन। ये 3 शब्द आपको देखने को मिलते हैं सिलेबस में, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। और यदि आपको याद हो तो जब मैं शुरुआत में सिलेबस का डिस्कशन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने डिवीजन करके बताया था, वर्गीकरण करके दिखाया था कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत कौन सी इकाई आती है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आपके आएंगे दार्शनिक आएंगे, समाज सुधारक आएंगे। तो जो इकाई 1 है, क्या है? इकाई 1 है, वह किसके अंतर्गत आएगी? वह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आएगी। इकाई 1 में आप किसका अध्ययन करते हैं? इकाई 1 में आप दार्शनिकों का अध्ययन करते हैं, समाज सुधारकों का अध्ययन करते हैं। आप देखते हैं कि दार्शनिकों ने किस तरीके से किसी भी चीज के पीछे, जैसे कि तत्व मीमांसा हो गई, ज्ञान मीमांसा हो गई, नीति मीमांसा हो गई, इनके छोटे छोटे बिंदुओं के पीछे कितनी गहनता से अध्ययन किया है और उसके परे जाके देखा है। जो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देता है, वास्तव में वह वैसा नहीं होता। उसे जानने के लिए उसके पीछे भी हमें देखना होता है, उसे परे जाकर हमें देखना होता है। इसी तरीके से जब आप प्रकरण का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रकरण अध्ययन में भी जो घटना आपको स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देती है वह वैसी नहीं होती, उसके परे जाके आपको देखना होता है। जैसे पिछले वर्ष 2019 की केस स्टडी की बात करें तो उसमें एक केस स्टडी आई थी, 30 नंबर की केस स्टडी थी। उसमें कहा गया था कि एक जो कॉलोनी है उसका जो अध्यक्ष होता है वह एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए पत्र लिखता है और उसमें कहता है वायु प्रदूषण से संबंधित समस्या के ऊपर यह पत्र लिखता है। वह वायु प्रदूषण से संबंधित बहुत सारी कारण भी बताता है कि इनके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है और उनके निदान के लिए उससे कार्रवाई करने के लिए भी कहता है। वह कारणों में कहता है कि जो कॉलोनी है, कॉलोनी के बाहर जो डस्टबिन रखा हुआ है उस डस्टबिन में कचड़े के सड़ने से गंध आ रही है और उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो रही है। जब आप प्रश्नों को देखेंगे इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या है, आप लिखिए। तो आपको क्या है, वायु प्रदूषण का कारण सीधा लिखा है कि डस्टबिन के कारण, डस्टबिन में जो कचड़ा डला हुआ है उससे गंध निकलने के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। तो क्या डस्टबिन रखना गलत है? नहीं, डस्टबिन रखना बहुत अच्छा है। सफाई के लिए डस्टबिन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जगह जगह पर कूड़ा कचरा डला रहता है आप उस सभी कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह डाल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, यदि आप उस घटना के परे जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस डस्टबिन की समय समय पर बार बार सफाई ना होने के कारण वह कचरा सड़ता गया, गलता गया, जिसके कारण गंध उत्पन्न हुई और उस गंध से वायु प्रदूषण हुआ। यदि उस कचरे का निपटारा सही तरीके से सही समय पर होता तो वह गंध का कारण नहीं बनता, वो तो सफाई का अच्छा साधन है। तो उसी तरीके से जितने भी वहां पर कारण दिखाए गए थे उन सभी कारणों के आपको क्या जाकर देखना था, परे जाकर देखना था। इसी तरीके से आपको जगह जगह पर बहुत सारे जगह पर ऐसे प्रकरण दिए जाएंगे जिसमें सीधे सीधे आपसे बोला जाएगा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक घटना आपके सामने है, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। तो उस घटना को देखने का जो नजरिया है आपको कहां से प्राप्त होगा, वह इकाई 1 से प्राप्त होगा। इकाई 1 में जब आप दार्शनिक पढ़ते हैं तो दार्शनिकों को देखिएगा कि उन्होंने किस तरीके से तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा की विवेचना की, किस तरीके से उसे समझने का प्रयास किया। जो चीज स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता, उसे वह कितने से सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा उसके पीछे पढ़कर उसे जानने का प्रयास करते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से यदि आप समाज सुधारकों की बात करेंगे तो समाज सुधारकों ने हमें सिखाया है कि आखिर कौन कौन सी रीतियां हैं, कौन कौन सी कुरीतियां हैं, कौन सी चीजें समाज के लिए घातक हैं और उन्हें सुधारने के लिए हमने किस तरीके से प्रयास किया है।
तो उनसे हमें सीखने को मिलता है। आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो गांधी जी को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि कौन सा मूल्य कहां है। ये तो गांधी जी जो थे वो तो पुराने विचारकों में थे। नए विचारकों की बात करें तो आप जैसे कि अरविंदो पढ़ेंगे तो अरविंदो में भी आपको योग की अवधारणा आप समझ में आएगी, राष्ट्रवाद का महत्व समझ में आएगा। विवेकानंद का जब आप अध्ययन करेंगे तो विवेकानंद के अध्ययन में आपको राष्ट्रवाद की भावना को समझ में आएगा, राष्ट्रवाद के महत्व को समझ सकेंगे आप। और उसी से जो राज्य हित है वह स्वहित से परे रखने की आदत आपके अंदर आएगी। तो जो इकाई एक है, दार्शनिक हैं, यह क्या सिखाते हैं? किसी भी घटना के परे देखना सिखाते हैं, उस घटना को समझना सिखाते हैं। उसी तरीके से मनोविज्ञान के अंतर्गत बात करें तो मनोविज्ञान के अंतर्गत इकाई 2 को रखा जाता है। किसे रखा जाता है? इकाई 2, जिसके अंतर्गत आपको मनोवृत्ति और संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन करना होता है। आपको समझना होता है कि सामने वाले व्यक्ति से यदि हमें किसी चीज का पालन कराना है तो आप किस तरीके से उसके मन को परिवर्तित कर सकते हैं, किस तरीके से उसके मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे नैतिक मूल्य भी रखे जाते हैं और आपको यहां पर बताया जाता है कि कौन सा नैतिक मूल्य परिपूर्ण है या कौन सा नैतिक मूल्य उच्च है और कौन सा नैतिक मूल्य निम्न है। यहां पर आपके सामने बहुत सारे विकल्प खोजने की प्रवृत्ति को जन्म दिया जाता है मनोवृत्ति या मनोविज्ञान के अंतर्गत। मनोविज्ञान के बाद लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के अंतर्गत आपकी इकाई 3 और इकाई 4 को समाहित किया गया है। इकाई 3 के अंतर्गत आपको अभिरुचि का अध्ययन करना होता है, साथ ही साथ लोक प्रशासक के लिए महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य क्या क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं, इन सभी को विस्तृत रूप से यहां पर बताया गया है। जब तक किसी प्रशासक को उसके कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह निर्णय लेने में सही तरीके की रणनीति को नहीं अपनाएगा। तो जब आप उस प्रकरण अध्ययन के निष्कर्ष में पहुंचते हैं तो उस निष्कर्ष को देने से पहले आपको लोक प्रशासन में जो लोक सेवक के मूल कर्तव्य होते हैं उनका अध्ययन करना होता है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार, जो कि प्रशासन के लिए सबसे बड़ा कोड़ के रूप में, सबसे बड़ा एक अभिशाप के रूप में लगा हुआ है। पूरे देश के लिए जो विकास का है, विकास के अवरुद्ध में सबसे बड़ा कारण जो है बनकर उभरा है भ्रष्टाचार, उसे डिटेल में यहां पर आपको बताया गया है। चौथी यूनिट के अंतर्गत आपको बताया गया है कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार होता क्या है, भ्रष्टाचार से क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ परिवार, मीडिया, विजिल ब्लोवर, इसकी भूमिका भ्रष्टाचार को कम करने में किस तरीके से है। यहां तक कि लोकपाल और लोकायुक्त को भी विस्तृत रूप से आपको इसके अंतर्गत पढ़ाया गया है। वह क्यों पढ़ाया गया है? क्यों? क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और प्रकरण अध्ययन में हर प्रकरण ऐसा दिया जाएगा लगभग जिसमें आप एक अधिकारी होंगे और अधिकारी के स्तर पर आपको निर्णय लेना होगा और उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार संलिप्त ना हो, ताकि आपका जो निर्णय है वो सही साबित हो, जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो। इस आधार पर आप निष्कर्ष पर पहुंचे, इसीलिए इन चारों यूनिटों का अध्ययन आपको पहले से कराया गया है और कहा गया है कि इनके आधार पर पाठ्यक्रम में क्या है, यही है ना, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, इनके आधार पर आपको इनका व्यवहारिक प्रयोग करना है। अर्थात इनके आधार पर आपको कोई घटना दी जाएगी, आपको कोई दुविधा दी जाएगी, आपको कोई स्थिति प्रकट की जाएगी, आपके सामने कोई मुद्दा दिया जाएगा। वह काल्पनिक भी हो सकता है और वह व्यवहारिक भी हो सकता है। काल्पनिक कैसा हो सकता है? मान लीजिए कोई घटना नहीं चल रही है, सॉरी व्यवहारिक नहीं, वास्तविक, कोई घटना नहीं चल रही है तो उसके बारे में बोल दिया जाएगी कि ऐसा हो रहा है, मान लीजिए ऐसा हो रहा है। या फिर आपको स्थिति प्रकट करने के लिए मान लीजिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला दे दिया जाए, वास्तविक प्रकरण आपके सामने रख दिया जाए, वास्तविक घटना आपके सामने रख दी जाए और आपसे बोला जाएगा कि इस समय आप क्या क्या कार्य करेंगे। तो उसमें आपको निर्णय लेने के लिए इन सभी का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर कानून क्या क्या है और आपको संविधान का पालन किस तरीके से करना है। तो उसका क्या करेंगे आप? व्यवहारिक प्रयोग करेंगे और व्यवहारिक प्रयोग करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है? प्रकरण का अध्ययन करना है। तो आपको समझ में आया कि प्रकरण अध्ययन क्या है? तो प्रकरण अध्ययन पाठ्यक्रम मतलब दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन के अंतर्गत जितनी भी यूनिटें आ रही हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग करना है। कैसे? इन पर आधारित आपको एक प्रकरण दिया जाएगा, वो प्रकरण में कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी दुविधा हो सकती है, कोई भी संघर्ष हो सकता है मूल्यों के बीच में, कोई भी स्थिति हो सकती है। वह स्थिति कैसी हो सकती है? काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। उसके आधार पर आपको क्या करना है? निर्णय लेना है, उनका प्रयोग करना है, उनका व्यवहारिक अभ्यास करना है और वही क्या कहलाती है? केस स्टडी या प्रकरण अध्ययन कहलाता है।
प्रकरण अध्ययन में क्या किया जाता है? तो मैंने बताया है कि इसमें किसी स्थिति, तथ्य, घटना की सूक्ष्मता से जांच पड़ताल एवं विश्लेषण करने के साथ स्वयं द्वारा समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। आपसे कहा जाएगा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आप क्या करिएगा, उसका समाधान खोजिएगा। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या दी जाएंगी स्थिति, ध्यान रखिएगा, ये काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती हैं। आपको तथ्य भी दिए जाएंगे, आपको घटना भी दी जाएगी। आपको इन सभी की सूक्ष्मता से जांच करना है, जांच पड़ताल करने के साथ उसका विश्लेषण करना है और विश्लेषण के साथ स्वयं समाधान खोजने हैं कि आखिर इसमें हम करेंगे क्या। बात करें कि प्रकरण अध्ययन में क्या किया जाना चाहिए, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे पाठ्यक्रम, क्योंकि स्पष्ट में ही लिखा है कि पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको क्या करना है, इसका व्यवहारिक प्रयोग करना है। तो इसमें आपको पूरे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को एकीकृत रूप में देखना होगा। एकीकृत रूप में मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, इसके अंतर्गत कौन कौन सी यूनिटें आती हैं और उनमें क्या क्या दिया गया है और कहां से आपको क्या सीखना है। तो आपको पूरे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को एकीकृत रूप देकर समस्त अध्ययन सामग्री को अपनी विचार प्रक्रिया एवं समाधान दृष्टिकोण का भाग बनाना होगा। मतलब आपको हर बार किताबों के पेज नहीं पलटने होंगे, आपको हर चीज आपके माइंड में रखनी होगी। यदि भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दा आ जाता है, मान लीजिए काले धन से संबंधित समस्या आपके सामने दे दी गई और पूछा गया कि काले धन के कारण है क्या, तो आपको भ्रष्टाचार टॉपिक के अंतर्गत पता होना चाहिए कि काले धन उत्पन्न होने के पीछे क्या क्या कारण है, तभी तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि यदि सामाजिक मूल्य और व्यवसायिक मूल्य व्यक्तिगत मूल्य और यदि व्यवसायिक मूल्य आपस में टकरा रहे हैं तो आपको किसकी ओर जाना है। तो आपको वरीयता क्रम तो पता होना चाहिए ना कि व्यक्तिगत मूल्य बड़ा होता है या व्यवसायिक मूल्य बड़ा होता है, व्यक्तिगत मूल्य बड़ा होता है या सामाजिक मूल्य बड़ा होता है। तो यह कब होगा? जब आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को एकीकृत करके अपनी विचार प्रक्रिया में क्या कर लेंगे, उसको समाहित कर लेंगे। इसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित बातों को अपने जीवन एवं सामाजिक, व्यवसायिक, व्यवहारिक से जोड़कर विश्लेषण करना चाहिए। ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसको आप अपने व्यवहार से भी जोड़िए कि यदि कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है तो आप खुद देखिए कि आपके आसपास किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि किसी गरीब महिला की बात आ रही है, यदि किसी व्यक्ति की बात आ रही है जिसके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, आपके निर्णय का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उसको अपने स्थान पर रख के देखिए, आप अपने आप को उसके स्थान पर रख के देखिए। आप देखिए कि आखिर मैं होता और मुझ पर यदि इसका प्रभाव पड़ता तो किस तरीके से मैं इससे प्रभावित होता। तो आपको क्या करना है, सामाजिक, व्यवसायिक और व्यवहार से जोड़कर इसका विश्लेषण करना है। आपको नैतिक दृष्टिकोण से उचित अनुचित को परखना है, आपको देखना है कि कौन सी चीज उचित है, कौन सी चीज अनुचित है। आपको परिस्थिति का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको नैतिक, संवैधानिक, व्यवसायिक, सामाजिक पक्षों के आधार पर अपने निर्णय का विश्लेषण करना है। यदि आप कोई निर्णय देने वाले हैं तो आपको देखना होगा कि क्या वह नैतिक सिद्धांतों पर खरा उतर रहा है, क्या वह संविधान में वर्णित जो तथ्य हैं उन्हीं के अनुसार है, क्या यह व्यवसायिक है, क्या यह सामाजिक पक्षों के आधार पर है, बहुत सारे लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा इससे। क्योंकि आपका मूल कर्तव्य क्या है, आपका मूल कर्तव्य है जन सुरक्षा करना, जन कल्याण करना। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी का काम ही होता है, उसका नाम होता है लोक सेवक, अर्थात लोगों की सेवा करना। तो जहां कहीं भी यदि कहीं पर लिखा आ जाए जनता या समाज का भला, तो आपको देखना है कि जनता या समाज के भले को सर्वोपरि रखना है आपको। वहां पर चाहे व्यवसायिक मूल्य हो, वहां पर चाहे व्यक्तिगत मूल्य हो, वह सामाजिक मूल्य से नीचे ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको निर्णय लेना है। बात करते हैं प्रकरण अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या हैं, आखिर इसे क्यों समाहित किया गया है। तो इसे स्वतंत्रता के साथ सृजनात्मक ढंग से समस्या पर विचार करने हेतु, ताकि एक प्रशासक में स्वतंत्रता के साथ साथ नए या सृजनात्मक तरीके से, ढंग से समस्या के समाधान करने की एक कला जन्म ले सके, साथ ही साथ नवीन तथ्यों की जानकारी हासिल कर सके। क्या होता है, एक प्रशासक यदि नवीन तथ्यों की जानकारी हासिल नहीं करेगा तो वह जो बढ़ती हुई प्रक्रिया है समाज की, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन से अपने आप को काट लेगा। तो इससे जो नवीन तथ्य हैं उनकी जानकारी वह हासिल कर सके, साथ ही साथ संबंधों का उत्तम ढंग से निपटारा करने की क्षमता का वह विकास कर सके। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि व्यवसायिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य में बहुत टकराहट हो जाती है
और एक प्रशासक अधिकारी एक कठोर रूप से या तो वह व्यावसायिक मूल्य की तरफ चला जाता है या फिर व्यक्तिगत मूल्य की तरफ चला जाता है। इससे होता क्या है, इससे एक न एक मूल्य खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए और आपकी कोशिश होना चाहिए कि सभी मूल्यों का बराबर ध्यान रखा जाए, किसी भी मूल्य को आहत ना किया जाए। अभिप्रेरणा एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो आपके समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारा आपके ऊपर दबाव होता है। उस समय आप अपने आप को यथास्थिति में बनाए रखने के लिए अभिप्रेरित हो सकें। और वह प्रेरणा का गुण कहां से आएगा, जब आप में डिसीजन मेकिंग की क्षमता होगी, जब आप में निर्णय प्रक्रिया की क्षमता होगी। साथ ही साथ अभिव्यक्ति की क्षमता, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और आपको ही योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, लोगों के बीच में रहना होता है, लोगों के बीच में कार्य करना होता है। तो आपको अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को इस तरीके से विकसित करना होता है कि लोग आपकी बातों को माने, लोग आपकी बातों को समझें। तो उसका भी विकास कैसे होगा, प्रकरण अध्ययन के आधार पर ही होगा। बात कर लेते हैं हम प्रकरण अध्ययन को हल करने की रणनीति। तो छोटे शब्दों में या संक्षिप्त शब्दों की बात करें तो वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि प्रकरण अध्ययन को किस तरीके से लिखना है और उसको हल करना है। लेकिन प्रकरण अध्ययन को हल करने की रणनीति, प्रकरण अध्ययन को हम पहले ही देख चुके हैं कि इसको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से हल करना है, संक्षिप्त रूप में पहले ही बता चुका हूं। लेकिन प्रकरण अध्ययन को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। यदि हम 2014 से 2019 के मध्य की बात करें तो यहां पर प्रकरण अध्ययन से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न आते थे। एक 30 नंबर के प्रश्न आया करते थे और एक 35 नंबर के प्रश्न आया करते थे। यदि 2014 से 19 तक देखें तो यहां पर केस स्टडी का जो प्रभुत्व था बहुत ज्यादा था। यहां पर पूरे प्रश्न पत्र 200 प्रश्न, 200 नंबर में से 65 नंबर की सिर्फ केस स्टडी आपसे पूछी जाती थी, अर्थात इसका ब्रिटिश बहुत ज्यादा था। यहां पर एक केस स्टडी 30 नंबर की होती थी जिसमें 3 प्रश्न हुआ करते थे। कितने प्रश्न हुआ करते थे, 3 प्रश्न हुआ करते थे। और एक केस स्टडी 35 नंबर की हुआ करती थी जिसमें 5 प्रश्न हुआ करते थे। कितने प्रश्न हुआ करते थे, 5 प्रश्न हुआ करते थे। जो 3 प्रश्न होते थे वो 10-10 नंबर के होते थे। कितने नंबर के होते थे, 10-10। यहां पर शब्द सीमा का कोई वर्णन नहीं होता था, कह दिया जाता था कि आपको सॉल्व करना है, आप अपने आधार पर या अपने ज्ञान के आधार पर इसे सॉल्व कीजिए, आप जितने भी शब्दों में इसे हल कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः माना जाता था कि केस स्टडी यदि 20 नंबर में 10 नंबर में पूछी गई है तो करीब 150 से 200 शब्दों में तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से इनको हल किया जाता था। अब यहां पर ये जो केस स्टडी 30 नंबर में पूछी जाती थी, ध्यान रखिएगा 2014 से 2019 तक की केस स्टडी की बात कर रहा हूं। यहां पर जो केस स्टडी पूछी जाती थी वो 2 प्रकार की होती थी। जो केस स्टडी 30 नंबर की होती थी वो थोड़ा सा पढ़ने में ऐसी प्रतीत होती थी कि जीएस की है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें एक घटना दे दी जाती थी, चाहे 2G स्पेक्ट्रम की बात कर लो चाहे कुछ भी बात कर लो। तो वहां पर भ्रष्टाचार के कारण हो या किसी भी चीज के कारण, उपाय और उसका प्रभाव, इस तरीके से प्रश्न 3 पूछे जाते थे। किसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके कारण क्या है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। और उनके आंसर स्पष्ट तौर पर प्रकरण अध्ययन में दिए रहते थे। तो पढ़ने पर हमें ऐसा प्रतीत होता था कि ये जीएस का प्रश्न है, लेकिन वो थोड़े हटके होते थे, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको। जैसे मैंने अभी सबसे पहले एक केस स्टडी बताई थी 2019 में आई थी जो प्रदूषण से आधारित, वो 30 नंबर की आई थी, उसमें भी वही कारण वगैरह ही पूछे गए थे। जो 35 नंबर की केस स्टडी आती है उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न। और यह प्रश्न मुख्यतः नैतिक दुविधाओं से संबंधित होते हैं। इसमें एक आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, जैसे कि कह दिया जाएगा, एक केस स्टडी आई थी, हम डिटेल में उसको आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें कहा गया था कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और सड़क के बाजू में कुछ अवैध बस्तियां हैं, अवैध दुकानें हैं, उनको हटाने का निर्देश आपके लिए दिया गया है। आप वह दुकान हटाने के लिए जाते हैं, वहां पर एक अम्मा है और अम्मा का एक छोटा सा टपरा बना हुआ है, चाय की प्याली है, जिसकी भी प्याली हो, चाय की हो या किसी भी की दुकान हो, वो दुकान खोल के बैठी हुई थी और आपको आदेश आया है कि उसकी दुकान आपको हटवाना है। और वह बहुत ही बुजुर्ग महिला है और उसके पास आय का एकमात्र साधन है, क्योंकि उसके बच्चे भी उसको नहीं रख रहे हैं, वो अकेली पड़ चुकी है और आय का एकमात्र साधन वह चाय की प्याली है। यदि आप उसको हटा देते हैं तो उसका रोजगार छिन जाएगा और उसके जीने के जितने भी आसार हैं वो सब छिन जाएंगे। लेकिन यदि आप उसकी प्याली को नहीं हटाते हैं तो आपके सामने कुछ और मूल्य आएंगे, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी ने आपको आदेश दिया है, व्यावसायिक मूल्य आ जाएंगे जिसका आप पालन नहीं करेंगे। तो इसमें इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस महिला के साथ आप क्या करेंगे,
या प्रश्न पूछा जाएगा कि आप यदि महिला की मदद करते हैं तो कौन से मूल्य टकराएंगे और किस मूल्य का उल्लंघन होगा, और यदि आप उसकी प्याली को हटा देते हैं, उसकी दुकान को हटा देते हैं तो कौन से मूल्य टकराएंगे और कौन से मूल्य विरोध में आएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न 35 नंबर के प्रश्नों में इस प्रकार की केस स्टडी में पूछे जाते थे। आगे जाकर हम एक एक केस स्टडी को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यह प्रश्न पूछे गए थे और इन्हें हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा सबसे बड़ा बनकर यह आया है कि जब 2020 में जो सिलेबस चेंज हुआ है, यहां पर ये जो 65 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे उन्हें घटाकर अब 40 नंबर का कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 40 नंबर का, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि सभी यूनिटों से बराबर बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 यूनिट हैं, 40-40 नंबर के सभी से प्रश्न पूछे जाने हैं। यहां पर भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो प्रश्न है उसमें 2 केस स्टडी आएंगी। कितनी केस स्टडी आएंगी? 2, और वो 20-20 नंबर की होंगी। कितने कितने नंबर की होंगी? 20-20 नंबर की। और यहां पर एक परिवर्तन और किया गया है, यहां पर कहा गया है कि जो 20-20 नंबर की केस स्टडियां आएंगी उनमें शब्द सीमा जो है वह है 500 शब्दों की होगी। किसकी होगी? 500 शब्दों की, दोनों में 500 शब्दों की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे, या तो आगे की केस स्टडी में इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर आपको केस स्टडी दे दी जाएगी और उस केस स्टडी के आधार पर आपसे कहा जाएगा कि आपके सामने कौन कौन से विकल्प उपस्थित हैं। जिस तरीके से यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है ना, उसी तरीके से कि आपके सामने कौन कौन से विकल्प उपस्थित हैं, आप उन विकल्पों का प्रयोग किस तरीके से करेंगे और कौन कौन से मूल्य उन विकल्पों में टकराहट में आएंगे। अर्थात आपको खुद ही अभी यहां पर प्रश्न दिए जाते थे, आगे संभावना यह है कि यदि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने हैं तो आपको ही प्रश्न निकालने होंगे, आपको ही उसका आंसर लिखना होगा 500 शब्दों में। आप बोलेंगे कि यदि ये घटना है तो हमारे सामने ये विकल्प हैं, और यदि हम मान लीजिए आप 5 विकल्पों को निकाल लेते हैं तो आप बोलोगे यदि हम इस विकल्प के साथ जाते हैं तो हमारे लिए ये समस्या आएगी, यदि हम बी विकल्प के साथ जाते हैं तो हमारे लिए ये समस्या आएगी, यदि सी के साथ जाते हैं तो ये समस्या आएगी। अर्थात सभी विकल्पों का आप डिटेल पूर्वक, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयों को बताएंगे, और आखिरी में निष्कर्ष पर पहुंचते पहुंचते आप ये बताएंगे कि इन सभी विकल्पों में से आप किस विकल्प का चयन करेंगे और क्यों करेंगे। इस तरीके की केस स्टडी पूछे जाने की संभावना अब 2020 से है। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, इतना कहा है कि 20-20 नंबर की 2 केस स्टडियां आएंगी और 500 शब्दों में इन्हें लिखना होगा। क्लियर है? लेकिन केस स्टडी को कैसे लिखा जाता है, उसको हल कैसे किया जाता है, उसको हम समझ लेते हैं, उसकी रणनीति को समझ लेते हैं कि कैसी भी केस स्टडी आई, चाहे एक ही पैराग्राफ में लिखने के लिए आए या फिर प्रश्न आपसे पूछे जाएं, उनको हल करने का तरीका एक ही होता है, उसे हम समझ लेते हैं। वो कहा जाता है ना कि आपके पास रेसिपी तैयार होना चाहिए, फिर सामने वाला जो भी सब्जी बनाने के लिए आपसे बोले, आप बस उस मसाले को डालो और वो रेसिपी तैयार हो जाएगी। अर्थात आपको प्रकरण अध्ययन का मसाला पहले से तैयार करके रखना है कि कुछ भी केस स्टडी कैसी भी पूछी जाए, हमें किस आधार पर उसका उत्तर देना है। जब यदि आपको ये आ गया तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। तो प्रकरण अध्ययन को हल करने की रणनीति, तो सबसे पहले घटना एवं कार्य की परिस्थिति एवं प्रभावों के प्रत्येक पक्ष पर आपको विचार करना है। मैंने बोला था कि जो घटना है, सीधी बात, आपके पास या तो काल्पनिक या वास्तविक, या तो घटना होगी, स्थिति होगी, दुविधा होगी, कुछ भी हो जाएगी, वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो उसकी आपको क्या करना है? परिस्थिति को समझना है कि आखिर परिस्थिति है क्या, साथ ही साथ उसके प्रभावों के प्रत्येक पक्ष पर विचार करना है कि उस घटना पर किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से पड़ रहा है। अब इसको हम किस तरीके से देखेंगे? मान लो घटना घटित होने वाली है या कार्य किया जा रहा है, मतलब घटित हो रही है या होने वाली है। यदि इस तरीके की घटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे रोकने के उपाय ढूंढने होंगे कि यदि यह संभावना बन सकती है या बनने वाली है तो हम उसे किस तरीके से रोक सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? उसे रोकने के उपाय ढूंढने होंगे। जैसे एक केस स्टडी आई थी, उसमें कहा गया था, नक्सली समस्या से थी कि नक्सलियों ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है और आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब आप क्या करेंगे? और उन्होंने सारी बातें भी आपके सामने स्पष्ट कर दी हैं कि उनके जो मुखिया होते हैं, आप उनसे भी बात कर चुके हैं, सबसे बात कर चुके हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि आपको हमारे जो आतंकवादी लोग हैं या हमारे जो नक्सलाइट लोग हैं जिन्हें आपने गिरफ्तार किया, आप उन्हें छोड़िए, तभी हम इन बंधकों को छोड़ेंगे। तो
तो इस तरीके की सिचुएशन आप क्या करेंगे, आपको अब तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही स्थितियों का अध्ययन करना होगा। आपको परिस्थिति समझनी होगी कि आप यदि निर्णय लेंगे तो इससे कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, किस तरीके से होंगे। यदि आप उनकी बात को आसानी से मान लेते हैं और उनके सहयोगियों को छोड़ देते हैं जिन्होंने कई हत्याओं को पहले से अंजाम दे रखा है, तो आगे जाकर क्या सिचुएशन बन सकती है। साथ ही साथ यदि आप नहीं छोड़ते हो, डायरेक्ट सैनिक कार्यवाही करते हो, तो जो बंदी बनाए गए लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको रोकने, उनकी मांगों को रोकने और आगे जाकर ऐसी कोई भी गतिविधि संचालित ना हो, उसके लिए आपको डिसीजन उस तरीके से लेने होंगे। यदि घटना घट चुकी है तो उसके प्रभाव का प्रबंधन करना होगा। मान लीजिए कोई घटना हो चुकी है, कोई घोटाला हो चुका है, तो हमें देखना होगा कि आगे जाकर ऐसे घोटाले ना हो, ऐसी समस्या जन्म ना लें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके प्रबंध के लिए हमें देखना होगा कि ये घटना जो घटित हुई थी किन कारणों से हुई थी और उन कारणों का हमें हल ढूंढने का प्रयास करना होगा। परिस्थिति के अनुसार दंड की में कठोरता और विनम्रता का समावेशन करना होगा। आपको दंड देते वक्त यह देखना होगा कि आखिर उसकी परिस्थिति क्या थी। जैसे मान लीजिए चोरी के लिए दंड 10 साल की सजा है और किसी व्यक्ति ने एक रोटी की चोरी की क्योंकि वह भूखा था, उसके भाई उसके परिवार भूखा था, लेकिन आपके कानून में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चोरी मतलब चोरी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबके लिए सजा एक सी ही है। तो आपको यहां पर समझना होगा कि उसकी परिस्थिति क्या थी और परिस्थिति के अनुसार जो दंड है उसमें विनम्रता और कठोरता में क्या करना पड़ेगा, आपको समावेशन करना होगा। उसकी कठोरता उसके दंड के अनुसार ही होगी, और मतलब उसकी कठोरता उसके कृत्य के अनुसार होगी, उसकी परिस्थिति के अनुसार होगी। ऐसा नहीं है कि सभी को समान रूप से दंड दिया जाए। कार्य से प्रभावित होने वाले पक्ष और उसकी स्थिति जन्यता को ध्यान में भी आपको रखना होगा। आपको यह देखना होगा कि आप जो निर्णय ले रहे हैं तो उससे कौन सा पक्ष प्रभावित हो रहा है और उसकी स्थिति किस तरीके की है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी दुकान हटाने का आदेश आपको आया है, तो वह किस प्रकार से प्रभावित होगी, क्या उसके रोजगार के लिए कोई अन्य साधन है। जैसे एक केस स्टडी आपको आगे पढ़ने में आएगी, उसमें लिखा हुआ है कि आप कहीं पर जाते हैं और वहां पर एक जो होटल है वहां पर जो बालक हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं, उनके लिए रोजगार पर रखा गया है। अब मान लीजिए वो बच्चे हैं और घर के कमाने वाले एकमात्र हैं, उनके पिताजी नहीं हैं, और आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि कानून में कहा गया है कि जो बाल श्रम है वह अपराध है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप उन्हें वहां से हटा देंगे, और हटा देंगे तो फिर उनके पास आय का साधन क्या होगा। तो आपको इन सभी सिचुएशनों को ध्यान में रखना होगा। कर्ता की परिस्थितियों में उनकी आयु, पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा तात्कालिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। यह भी बहुत जरूरी है कि आखिर उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इनके आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा, घटना के कार्य, परिस्थिति और प्रभावों का इस तरीके से आपको सूक्ष्मता से अध्ययन करना होगा। फिर उपस्थित नैतिक विकल्पों पर विचार करना होगा। आपने देख लिया घटना के परे जाके आपने देख लिया परिस्थिति क्या थी, घटना किस तरीके से संचालित हो रही थी। अब आपके सामने बहुत सारे नैतिक विकल्प आएंगे। अब उन नैतिक विकल्पों में आप उनका चयन किस तरीके से करेंगे वो आपको देखना होगा। फिर विकल्पों के संभावित परिणाम पर विचार करते हुए सर्वोत्तम नैतिक विकल्प का चयन करना होगा। आपके सामने बहुत सारे विकल्प आएंगे, फिर उसमें जो सर्वोत्तम विकल्प होगा उसका चयन करना होगा, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही दृष्टि से उचित हों। ध्यान रखना कि यदि आप कोई निर्णय लेने वाले हैं तो वह सिर्फ तत्कालिक दृष्टि को देखकर ना हो, वह दीर्घकालिक दृष्टि को देखकर भी लिए गए हों, क्योंकि आपके एक एक निर्णय का समाज पर, समाज के प्रत्येक लोगों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला होता है। इसलिए आप कोई भी निर्णय लेंगे तो आगे की परिस्थितियों को देखकर ही लेंगे। इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि कर्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपने जो निर्णय लिया है वह कर्ता पर कैसा प्रभाव डालता है, साथ ही साथ जिसके लिए निर्णय लिया गया है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब बात समझ में आई। मान लीजिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है, मान लीजिए, चलो शोषण छोड़ दो, मान लीजिए एक केस स्टडी आपको सामने पढ़ने में आएगी। उसमें कहा गया है कि एक कर्मचारी है, आपके घनिष्ठ मित्र हैं, वो एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह शराब पीने में संलिप्त हो जाते हैं, कार्य में देरी करने लगते हैं, कार्य की गुणवत्ता में उनकी गिरावट आ जाती है। उस सभी का कारण है शराब पीना।
और इस कारण से उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है। फिर आगे जाकर वह किसी और कंपनी में अप्लाई करती है और वह आपसे बोलती है कि, या बोलता है या बोलती, कुछ भी समझ लीजिए, वो आपसे बोलता है कि आप रिकमेंड कर दीजिए कि मैं बहुत अच्छा कर्मचारी हूं, मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां मेरी ऐसी आ गई थी जिस कारण से मैंने कार्य करना वहां पर बंद कर दिया। तो इस तरीके की बात यदि जो नई कंपनी है वो यदि आपसे फ़ोन करके पूछते हैं तो आप इस तरीके का बता दीजिए, तो मेरी नौकरी लग जाएगी। उस महिला, जो महिला है या जो पुरुष है, वह घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उस घर में 3 बच्चे हैं जिनका खर्चा उसी को चलाना है। उसकी परिस्थिति कुछ इस तरीके की है। आप निर्णय किस तरीके से लेंगे, आपको ध्यान रखना होगा कि जो करता है उस पर क्या निर्णय, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और साथ ही साथ जिसके लिए निर्णय लिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि व्यवसायिक मूल्य है, वो कंपनी भी तो है, वो भी अच्छे कर्मचारी को रखना चाह रही है, तो उस पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों को ही आपको देखना होगा। सामाजिक, नैतिक एवं मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक नैतिकता और मूल्यों पर, मूल्य बहुत सारे होते हैं। हम जब मूल्य की परिभाषा पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था व्यवसायिक मूल्य अलग होता है, नैतिक मूल्य अलग होता है, प्रशासनिक मूल्य अलग होता है, उच्च मूल्य अलग होते हैं। तो बहुत सारे मूल्य होते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको इसका भी अध्ययन करना होगा। अधिकतम उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छा उपयुक्त विकल्प हो, जिसमें बहुत सारे लोगों का भला हो रहा हो, आपको उसका चयन करना होगा। आपको देखना होगा विकल्प का चयन करते वक्त क्या कोई विधि है उसके लिए, विधि नहीं है तो कोई नियम है, और यदि नियम भी नहीं है तो कोई विनियम है, और यदि ये तीनों नहीं है तो आपको आपकी अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेना होगा। केस स्टडी जो इसके आधार पर है, जब हम अंतरात्मा वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने एक केस स्टडी सॉल्व करके ही आपको दिखाई थी कि किस तरीके से आपको अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा। देश से जुड़ा मूल्य ग्रेटर देन, जहां नहीं है ग्रेटर देन है, बड़ा होता है पारिवारिक मूल्य से। यदि आपके सामने सिचुएशन आ जाती है, आपने देखा होगा कई फिल्मों में, जब बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है, उसका जो पिताजी होते हैं वो पुलिस में होते हैं और वो अपने पिताजी से बहुत नफरत करता है। वो कहता है कि जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी या बीमार थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त वह आतंकवादी हमलों से लड़ रहे थे, क्योंकि आतंकवादियों ने एक बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था और वह उस कब्जे में उस बिल्डिंग को आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए गए थे। तो उस प्रशासनिक अधिकारी को पता था कि मेरा जो पारिवारिक मूल्य है उससे बड़ा मूल्य देश का मूल्य है। सबसे पहले मुझे देश की सेवा करनी है, उसके बाद मुझे परिवार की सेवा करनी है। तो इस तरीके से आपको ये मूल्यों की प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है कि कौन सा मूल्य सर्वोपरि है और कौन सा मूल्य बाद में आता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष ये बात भी रखी जाती है कि आप इस तरीके से निर्णय लीजिए ताकि देश का जुड़ा मूल्य और पारिवारिक मूल्य दोनों में किसी को एक को छोड़ा ना जाए, दोनों में ही सामंजस्य स्थापित किया जाए, दोनों ही मूल्य को समान रूप से रखा जाए। आप इस तरीके से निर्णय लीजिए ताकि आपका परिवार भी सही तरीके से सलामत रहे और आपका देश भी सही तरीके से सलामत रहे। सामाजिक मूल्य बड़ा होता है व्यावसायिक मूल्य से, ध्यान रखिएगा, और व्यावसायिक मूल्य बड़ा होता है व्यक्तिगत मूल्य से। यदि कहीं पर व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक व्यावसायिक मूल्य में टकराहट हो रहा है तो आपको व्यावसायिक मूल्य का साथ देना है। कहीं पर व्यावसायिक मूल्य और व्यक्तिगत सामाजिक मूल्य का टकराहट हो रहा है तो आपको सामाजिक मूल्य की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप एक लोक सेवक हैं और आपके मूल्य में एक ही चीज है कि अधिक से अधिक जनता की आपको भलाई करनी है। यदि निर्णयकर्ता से मानवीय भूल हुई है या दबाव में निर्णय लिया गया है तब सुधार की संभावना पर विचार करना चाहिए। स्वयं को उस स्थिति में रखकर सोचना चाहिए कि आप अगर उस स्थिति में होते तो आप किस तरीके से कार्य करते। सुधारने की संभावना यदि कम है या कृत्य की पुनरावृत्ति हो रही है तो कार्यवाही करना चाहिए। कार्य की प्रकृति एवं स्थिति के आधार पर दंड की प्रकृति एवं तीव्रता होनी चाहिए। यदि आपने देखा है कि कोई व्यक्ति एक बार मना करने पर, 2 बार मना करने पर, 3 बार मना करने पर मान ही नहीं रहा है, बार बार उस कृत्य को करता जा रहा है, तो उस कृत्य की प्रकृति को देखते हुए आपको दंड का निर्धारण करना चाहिए। निर्णय लेते समय आप ध्यान रखने वाली कुछ बातें होती हैं। जब आप निर्णय ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या? प्रत्येक निर्णय प्रक्रिया में संवैधानिक एवं कानूनी पक्षों का औचित्य एवं व्यावसायिक मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी आप निर्णय ले रहे हैं तो आपके अंदर संवैधानिक और कानूनी पक्षों को ध्यान में रखिएगा कि आखिर इसके लिए क्या कानून है, कानून में क्या उल्लेख है, और कहीं इसके द्वारा, हमारे निर्णय के द्वारा संविधान के पक्षों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।
तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। निर्णय प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों का समावेशन होना चाहिए। आप जब भी निर्णय ले रहे हो तो उसमें नैतिक मूल्य का समावेशन होना चाहिए। नैतिक दुविधा के समय ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, जैसे कानून के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यदि कानून नहीं है तो हमें उच्च मूल्यों की पहचान करनी चाहिए। यदि बहुत सारे नैतिक मूल्य में टकराहट हो रहा है तो हमें वहां देखना होगा कि उसके लिए कोई कानून है, और यदि कानून नहीं है तो फिर हमें उच्च मूल्य को देखना होगा कि आखिर वरीयता क्रम में कौन सा मूल्य है, तो उसके आधार पर हमें पहचान करके निर्णय लेना चाहिए। यदि मामला किसी के जीवन से जुड़ा है तो किसी योग्य या वरिष्ठ अधिकारी से आपको सलाह लेना। ऐसा नहीं है कि आप हर निर्णय अपने आधार पर ही लें। आप यदि समस्या में फंस रहे हैं तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी केस स्टडी आएगी आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। रणनीति मैंने बता दी है कि किस तरीके से आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है। आगे की वीडियो में हम कुछ केस स्टडी जो कि विगत वर्षों में पूछी गई हैं 14 से लेकर 19 तक, उनका अध्ययन करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन केस स्टडियों को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो उन केस स्टडी का हम अध्ययन करेंगे, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके प्रैक्टिस में आ जाए। ध्यान रखिएगा, केस स्टडी लिखना आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं आपको एक केस स्टडी, दो केस स्टडी या 1000 केस स्टडी भी बता दूंगा करके, तो आपसे लिखना नहीं आएगा जब तक कि आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा, केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आपको एथिक्स की जानकारी, एथिक्स के अंतर्गत जो सिलेबस में आपका लिखा हुआ है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, इसकी विस्तार पूर्वक सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मूल्य क्या होते हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, उच्च मूल्य क्या होते हैं और इसका वरीयता क्रम क्या होता है। जब तक आपको इनकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप एक अच्छी तरीके की केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि केस स्टडी को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगली वीडियो में हम कुछ केस स्टडियों को लेंगे और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।